साथियों नमस्कार। समय कहते हैं समय से ज़्यादा बहुमूल्य कोई चीज़ नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कीमती है तो वो समय है। कीमती क्या है? बेशकीमती है। मतलब उसकी समय की कोई कीमत नहीं। जो समय गुजर जाता है, बीत जाता है, चला जाता है, उसको हम कभी जो है खरीद नहीं सकते। इसीलिए इसको जो है बहुमूल्य कहा गया है। तो जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षाओं की, जो भी, या कोई अपना काम कर रहा है, बिजनेस व्यवसाय जो भी कर रहा है, तो उसके लिए उसका समय उस जो है बहुत ही बहुमूल्य है। तो वो अपने समय का, जैसे विद्यार्थी है तो उसको अपने समय का जो है प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में करे, शिक्षा में करे, किताबें पढ़े कोर्स की, क्योंकि जो समय उसका निकल जाएगा पढ़ाई लिखाई का वो दोबारा नहीं आएगा। फिर से बचेगा तो पश्चाताप और बचेगा पछतावा। ऐसे बहुत से बच्चे जो है मैंने देखे हैं, मुझसे मिलते भी हैं आके, कि काश जो है मैंने जो है पढ़ाई लिखाई सही से की होती। उस समय जब मेरी पढ़ाई लिखाई की उम्र थी तो उस समय को मैंने व्यर्थ में गंवा दिया। फिल्में देख के गंवा दी, खुराफात में गंवा दिया, या नशे में गंवा दिया, गंदे दोस्तों के साथ में गंवा दिया। अब हमें उन चीज़ों का एहसास होता है कि अगर वो समय वापस आए तो मैं उस समय को दोबारा से अच्छी तरह से प्रयोग उसका करूँ और एक बेहतर भविष्य बनाऊँ। तो जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, मैं उनको यही सीख देना चाहता हूँ कि आपके पास जो ये समय है, ये समय बहुमूल्य है। इसका प्रयोग पढ़ाई लिखाई में करें, आलस्य वगैरह छोड़ें। ऐसे दोस्त न बनाएं जो आपके समय को बर्बाद करते हैं या आपकी जो है सोच को गंदा करते हैं, आपको खुराफात सिखाते हैं, नशा सिखाते हैं, गंदी बातें करते हैं। या तो ऐसे मित्र न बनाओ, अच्छे मित्र रखो। एक दो मित्र हो, अच्छे मित्र हो, आपका जीवन पार हो जाएगा। 100 मित्र ऐसे न हो जिनका चाल चरित्र ना अच्छा हो। तो अच्छे मित्र बनाओ और उनसे सीखो, उनको जो है मोटिवेट करो, वो आपको मोटिवेट करें। उनसे जो है प्रतियोगिता रखो पढ़ाई लिखाई में। इसीलिए ये जो समय है, ये शिक्षा का युग है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो कंटेंट है वो इतिहास है। तो इतिहास, जो भारतीय इतिहास की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इतिहास के 3 भाग हैं। एक तो हमारा प्राचीन भारत है, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और जो तीसरा है आधुनिक भारत है। तो हम थोड़ा पीछे चलेंगे, प्राचीन भारत पे चलेंगे। तो प्राचीन भारत में जो कंटेंट है कि हम जिस पे चर्चा करेंगे, हम इस पे चर्चा करेंगे कि जो प्राचीन जो भारत था उसमें जो युग आए, जो समय था, जैसे हड़प्पा समय एक आया, या हड़प्पा के पहले एक जो है पाषाण काल आया, पाषाण काल। तो इन जो है पाषाण कालों की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, या आगे का जो इतिहास है, वैदिक कालीन है, मौर्य वंश है, या महाजनपद है, या जो भी धर्म है, तो इनकी सबकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई और इनको जानने के क्या क्या स्रोत थे, ये जो है कैसे पता हुआ कि कब चीज़ें घटित हुई थी, चीज़ें जो है कैसे कैसे घटित हुई और उनका समय क्या था। तो इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के पहले हम समझेंगे इतिहास का मतलब क्या है। तो साथियों, आपने देखा होगा जब आप अपने घर पे होते हैं तो
घर पे हम लोग भी छोटे थे, आप तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी जो है परिवार की पुरानी बातें अपने दादा नानी नाना नानी से पिता माता से पूछते हैं, बुआ से पूछते हैं, और उनसे पूछते हैं बाबा कैसे थे, दादी कैसे थी, उनके पिताजी का क्या नाम था, क्या किया था उन्होंने, उनकी कुछ उपलब्धियां बताओ, उनके संघर्ष बताओ, उनके बारे में बताओ, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार क्या था, जो है पापा ने कैसे क्या पढ़ाई की। तो ये सारी चीज़ें हम जो है अपने परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जो है पूछते हैं। यही जो है इतिहास है। अब हम क्या करते हैं, जैसे समाचार पत्र जब पढ़ते हैं, पत्रिका पढ़ते हैं, टीवी पे चीज़ें देखते हैं, रेडियो से हम जानकारी मिलती है, तो ये सब उसी का हिस्सा है। अब अगर आप ये सोचो कि ये तो आज की बात हुई, सोचो अगर हम आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन उनका कैसा था, रोजगार उनका क्या था, खाते क्या थे, उनके पालतू पशु क्या थे, उनके घर कैसे थे, रहते कैसे थे, उनका समाज कैसा था। अगर इन सब चीज़ों को हमें जानना हो तो कैसे जानेंगे, इन सब चीज़ों को हमें जानना हो तो कैसे जानेंगे। तो इसी पे हम बात जो है आज जो है करेंगे। तो इतिहास का मतलब है भूतकाल में जो जो भी हुआ है उसका अध्ययन और विवरण। इतिहास क्या है, इंसानों को जानना, इंसानों की सभ्यताओं को जानना, इंसानों की घटनाओं को जानना, राजाओं को जानना, उनके युद्धों को जानना, और समाज की जो कहानियां हैं उनको समझना, यही इतिहास है। अगर सरल शब्दों में हम कहें कि जो जो बीत गया है उसे जानने और समझने को इतिहास बोल सकते हैं। और इतिहास हमें यह सिखाता है कि पहले क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे, और हमने आज जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो ये एक यात्रा है इतिहास, और इतिहास को जो है पांचवा वेद भी कहा गया है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हमें हजारों वर्ष के पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार जो है वो अतीत से जो प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। हमारे इतिहासकारों को जो सबूत मिलता है, यानी साक्ष्य जो मिलते हैं, जो उनको फैक्ट मिलते हैं, तो उसी के आधार पर बीते समय की हमें जानकारी होती है। अब हम कैसे पता लगाते हैं, सोचिए आप कि अतीत में एक ऐसा युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं से मिलती है। हम जो है प्राचीन भारत की बात करें, जैसे पाषाण युग या हड़प्पा युग या फिर अन्य, तो अगर इनके बारे में हमें जानना हो तो ये, जैसे हड़प्पा युग की बात करें तो उस समय लोग लिखना नहीं जानते थे, तो उनके अगर विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा जो चीज़ें छोड़ी गई उसी से मिलती है। जैसे मिट्टी के बर्तन छोड़े गए, खिलौने छोड़े गए, हथियार हैं, औजार हैं, मृदभांड हैं, तो इन्हीं के द्वारा हमें इनके रहन सहन, इनका जीवन कैसा था, इसके बारे में जानकारी हमें जो है मिलती है। और इन वस्तुओं को जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं। अभी मैं बताऊंगा पुरातत्ववेत्ता होते क्या है, किसको कहते हैं। पूरा एक शब्द आया है पुरा, तो इसके बारे में जानेंगे पुरातत्ववेत्ता। तो सबसे पहले समझेंगे पुरातत्व क्या है। तो प्राचीन समय में, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में जो चीज़ें जो प्रयोग में लाई जाती थी, जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती थी, तो उनके जो अवशेष हैं, उनका जो अध्ययन है, उन अवशेषों का जो अध्ययन है उसी को हम पुरातत्व
जो है बोलते हैं। जैसे आपके निर्मित हुए मंदिर हुए, इमारत हुए, जो है मिट्टी के बर्तन हुए, खिलौने हुए, हथियार हुए, ये सारी चीज़ें पुरातत्व वाली हैं, जो अवशेष उनके द्वारा छोड़े गए हैं। जो जो प्राचीन काल में जो युग था, जब मानव रहता था, उनके द्वारा जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती थी, उन्होंने जो अवशेष छोड़े, उनका अध्ययन, उनका उन अवशेषों का अध्ययन ही होता है पुरातत्व। और इनका जो अध्ययन करने वाले को हम कहते हैं पुरातत्ववेत्ता, जो इनका अध्ययन करता है। इनको जो है समय के अनुसार रखता है कि ये बर्तन, ये जो है मिट्टी के बर्तन कब बने थे, ये कब बना था, ये मंदिर कब बना था, इमारत ये कब बनी थी। तो इन्हीं का अध्ययन जब वो करते हैं और समय के अनुसार इन चीज़ों को लगाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। और ये पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं, जमीन के अंदर से जो है खोद कर वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। और ये जो वस्तुएं होती हैं, ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम उपलब्ध जो हमारे जो सामग्री उपलब्ध होती है, यही सामग्री मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार, मंदिर, इमारत आदि जो चीज़ें मिलती हैं, तो इन्हीं के आधार पर, उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने क्या किया कि अतीत जो बीता हुआ समय है उसको 3 भागों में बांटा है। अब उसके 3 भाग हैं कौन कौन? अब देखिए क्या है, प्राचीन भारत की बात चल रही है, तो एक समय वह भी था जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हुई। तो उसको इतिहासकारों ने नाम दिया, उसका नाम दिया गया पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल। पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल यानी इस काल में जो है लिखित सामग्री उपलब्ध जो है नहीं हुई है। जो चीज़ें मिली हैं, जो वस्तुएं मिली हैं, उन्हीं के आधार पे जो है लोगों के रहन सहन के बारे में जाना गया है। और जो दूसरा जो हमारा काल है, ठीक है, वह समय जिससे संबंधित जो है लिखित जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जब लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगे, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। अब लिखित साक्ष्य प्राप्त हो गए, लेकिन वो भाषा नहीं आती, क्योंकि वो भाषा उस समय वाली, उस भाषा को कोई जानते नहीं पढ़ना, तो उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये हो गया दूसरा इसका। हाँ, और एक है इसी प्रकार जिस समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती हो, उसे जो है रीडिंग भी किया जा सकता, पढ़ा भी जा सकता हो, तो उस काल समय को कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो हमारे इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। एक हो गया पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल, यानी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसी में पाषाण काल आपका आता है, पाषाण काल। और जो दूसरा है उसका नाम इतिहासकारों ने दिया है आदि ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे हड़प्पा सभ्यता। और ऐसे ही जो तीसरा काल है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित सामग्री भी है, उसको पढ़ा भी जा सकता है। ये बात हुई हमारे जो है अतीत के इतिहास के जो है भागों की, 3 भागों की। अब थोड़ा समझते हैं कि प्राचीन जो समय था, उस समय में इंसान ने जब लिखना शुरू किया तब उसको कागज का ज्ञान जो है नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों पर लिखता था। ये इन पर लिखा जाता था। कभी कभी जो है लेख बड़ी शिलाओं पर लिखे जाते थे, स्तंभों पर लिखे जाते थे, पत्थरों की दीवारों पर, या मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे जो होते हैं टुकड़ों, उनको बोलते हैं फलकों। ठीक, फलकों पर भी लिखे जाते थे, क्योंकि उस समय जो है कागज की जानकारी नहीं, जैसे आज है कागज पे लिख दिया। तो उस समय जो लिखा जाता था ताड़पत्र,
ये पेड़ के चौड़े पत्ते होते हैं। भोजपत्र भुज नामक पेड़ की छाल, और जो आम पत्र होता है वो हमारा जो हमारा जो ये जो है चपटे टुकड़े होते हैं, और जो स्तंभ लेख होते हैं वो पत्थर के खंभों पर लिखे लेख होते हैं। स्तंभ जो पत्थर का जो खंभा होता है उस पे जो लिखा होता है लेख, यानी लिखना उसी को स्तंभ लेख कहते हैं। और जो शिलालेख होता है उस जिसको हम शिलालेख जो है बोलते हैं वो पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख है। तो इन्हीं के माध्यम से हमें जो है जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, तो इन्हीं के स्तंभ लेख, शिलालेख है, छोटे छोटे जैसे फलकों पर लिखे हुए लेख है, तो इन्हीं के माध्यम से हमें जानकारी प्राचीन काल की हुई है। प्राचीन काल की जो जानकारी हुई है इन्हीं के माध्यम से हुई है। यही चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने जाना है। इतिहास क्या है, तो प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से भी प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के जो स्रोत साधन है, तो अगर इसमें बात करें तो एक होता है आपका पुरातात्विक जो स्रोत। अब इसमें जो पुरातात्विक स्रोत है तो इसमें आपका अभिलेख भी है, जैसे अशोक का रुम्मिन देई अभिलेख इसी का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ। इसी अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग जो है टैक्स के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। उन्होंने पत्थर पे ही सारी चीज़ें लिखवाई क्योंकि उस समय कागज नहीं था। तो इनके जो लेख थे ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, तो ये सिक्के, हमारे सिक्के भी उसी में है। सिक्के जो प्राप्त सिक्के हैं तो उसमें जो शासक का नाम है उससे भी समय का पता चलता है। जैसे सिक्के की बनावट, उस समय की कला, सिक्कों की धातु क्या है, इससे आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि गुप्त शासक आपके हुए हैं कुमारगुप्त प्रथम को का जो सिक्का है उसमें उनको घुड़सवारी जो है करते हुए दिखाया गया, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार जो है थे। तो सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आपके सिक्के हो गए, मोहरे हो गई, ऐसे ही हड़प्पा कालीन जो है मोहरे जो है मिली है मेसोपोटामिया से। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार जो है मेसोपोटामिया से होता था। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता का एक जो है धौलावीरा एक पूरा स्थल जो है गुजरात में स्थित है, मिला है। तो यहाँ की जो हड़प्पा कालीन जो नगर निर्माण योजना है, जल निकास प्रबंध है, तो इसके साथ यहाँ से प्राप्त होते हैं। ऐसे ही सारनाथ स्तूप हमें प्राप्त हुआ है। सारनाथ यानी यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इसका निर्माण जो है मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया। तो हमें जो चीज़ें मिली हैं उन्हीं के आधार पे हमें अतीत का पता चला है। जैसे पुरातात्विक स्रोत है, सिक्के हैं, मोहरे हैं। साहित्यिक जो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में हम बोल सकते हैं ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े या लकड़ी के पट्टों पर जो लिखित लेख हैं। इनके साथ साथ कुछ साहित्यिक जो है ग्रंथ भी हमें लोगों के रहन सहन उनका कैसा था, विचार कैसे थे, खान पान कैसा था, तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो अब जैसे आपके वेद है, रामायण है, महाभारत है, जैन है, बौद्ध साहित्य है, जातक जो कथा है, तो ये जो पुस्तकें लिखी है, जिसे वेद जो लिखे गए हैं, तो इनसे हमें पता चलता है वैदिक कालीन विवरण का। रामायण जो है, महाभारत है, इससे काव्यकालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है। जैन बौद्ध साहित्य जातक जो कथा है, इनसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। जैसे अर्थशास्त्र है कौटिल्य चाणक्य का, तो इससे मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का पता चलता है। एक
जो है राजत रंगड़ी पुस्तक है, इनके लेखक का नाम है कल्हड़। इससे हमें कश्मीर के 11वीं से 12वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, कुछ विदेशी यात्री भी आए हैं, तो इनके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है जो है इतिहास की, भारत के इतिहास की। जिसे इंडिका एक जो है पुस्तक का नाम है, तो इसके लेखक थे मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत थे ये। तो इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक इसमें देखने को मिलती है। एक आए थे फाहियान चीनी यात्री, तो इनसे गुप्त काल से संबंधित जानकारी मिलती थी इनके यात्रा विवरण से। हुएनसांग आए थे चीनी यात्री, तो इनसे भी यात्रा विवरण, इनके हर्षवर्धन के शासन काल का विवरण मिलता है इनसे। तो ये कुछ चीजें हैं, इन्हीं से हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पुरातात्विक है या साहित्यिक है, दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो प्राप्त स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का जो है अतीत के बारे में लिखा है। जो स्रोत मिले हैं उसी से इतिहासकार पुरातत्व ने पूरा अध्ययन किया, उसके बाद जो है इतिहास लिखा है। अच्छा, इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि कैसी थी, अतीत का पशुपालन कैसा था, काम कैसा था, शिल्प कैसे थे, काम धंधे कैसे थे, व्यापार अतीत का कैसा था, नाप तौल कैसे होता था, लेन देन कैसे होता था, टैक्स कैसे वसूला जाता था। तो इन्हीं के आधार पे आर्थिक स्थिति का ये जो है वर्णन करते हैं। घर परिवार की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, शिक्षा कैसी थी, रहन सहन कैसा था, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक स्थिति के बारे में लिखा इन्होंने। राजा जो है प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था के आधार पे राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। यानी जो हमारे इतिहासकार हैं वो आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हैं, अतीत की कृषि कैसी थी, जो है पशुपालन कैसा था, शिल्प कैसा था, काम धंधे, व्यापार, नाप तोल, लेन देन, टैक्स आदि के आधार पे आर्थिक स्थिति का जो है वर्णन करते हैं। सामाजिक स्थिति इन्होंने जाना, घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति के आधार पे, शिक्षा कैसी थी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, जो है मेला, इसके आधार पर इन्होंने सामाजिक स्थिति के बारे में जाना। राजनैतिक स्थिति के बारे में, राजा कैसा था, प्रजा खुश थी कैसी थी, प्रशासन कैसा था, सुरक्षा कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी, इसके आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी इन्होंने जानी। तो इस प्रकार जो है इन्होंने धार्मिक जो है सांस्कृतिक स्थिति के बारे में भी जाना, जैसे वहाँ के आचार विचार कैसे थे, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं कैसी थी, धार्मिक विश्वास उनका कैसा था, पूजा पाठ कैसा था, परंपरा कैसी थी, देवी देवता कैसे थे। तो इनके आधार पर इन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति को जाना। ये जो चीज़ें जो इनको मिली उसी के आधार पर, चाहे वो अभिलेख हो, स्तूप हो, पुरा स्थल हो, साहित्यिक स्रोत हो, विदेशी जो है यात्री के यात्रा विवरण हो, या उनकी जो है किताबें, या जो है उस समय के जो लेखक थे हमारे यहाँ के, उनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हो, पुस्तकें हो, तो उन्हीं के आधार पर इन्होंने आर्थिक स्थिति को जाना, राजनीतिक स्थिति उस समय जो है कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। तो इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उनके धर्म, उनकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है कि उस समय जो लोग रह रहे थे अतीत में, उनकी क्या संस्कृति थी, क्या धर्म था, उनकी सामाजिक व्यवस्था जो है कैसी थी। तो इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता भी है कि अतीत में क्या हुआ, अतीत की क्या घटनाएं हैं, ठीक है, वर्तमान में हम उसको
जो है भविष्य के लिए कैसे सबक ले सकते हैं। और इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण, उन अच्छी बातों का कैसे, उन बातों को सीखें जिनसे भाईचारा और शांति शांति को बढ़ावा मिले। तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें हुई, तो इसी से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर अब हम बात करेंगे इतिहास में तिथियों की, लेकिन उसके पहले हम इतिहास में तिथियों के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि कई लोगों ने पूछा भी था। उसके पहले हम थोड़ा और चर्चा कर लें। देखिए, मैंने आपसे चर्चा की कि इतिहास जानने के कई स्रोत और विधियाँ हैं, और जिनके माध्यम से हम यह पता करते हैं कि कब क्या हुआ। उनमें से कुछ प्रमुख स्रोत पे मैंने चर्चा की, जैसे प्राचीन जो है ग्रंथ और साहित्य जो मिले, जैसे विभिन्न धर्मों और सभ्यताओं के ग्रंथ जो है ग्रंथ, जैसे वेद, महाभारत, रामायण, बाइबल आदि के। ऐतिहासिक साहित्य कुछ जो है प्राप्त हुए, जैसे कालिदास की रचनाएं, संगम साहित्य, ग्रीक या रोमन, तो इनसे भी। पुरातात्विक स्रोत जैसे सिक्के, बर्तन, मूर्तियाँ जो है मंदिर, आपके किले, इनसे हमें जानकारी मिली। शिलालेख, अभिलेख, राजा महाराजाओं द्वारा पत्थरों और जो है तामपत्रों, स्तंभों पर लिखवाए गए जो लेख थे। सिक्के, मुद्राएं, जो प्राचीन काल की मुद्राएं थी। ऐतिहासिक जो है दस्तावेज, इनसे हमें जानकारी मिली है। विदेशी यात्राओं के जो वृत्तांत मैंने जो है चर्चा किया। भौगोलिक कुछ स्रोत हैं, उनसे भी हमें जो है इतिहास के अतीत के बारे में जानकारी मिली। जनश्रुतियाँ हैं, कुछ लोग जो है कथाएं हैं, उनके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिली। आधुनिक जो है तकनीक, तो ये जो है संग्रहालय वगैरह मिले, इनसे भी हमें जानकारी मिली। तो ये तो हुई इसकी बात। तो अब हम बात करेंगे इतिहास में तिथियों की। देखिए, इतिहास में कुछ जो तिथियां हैं ईसा पूर्व में रहती हैं, ईसा पूर्व में। और आपने देखा होगा इतिहास, जब आप प्राचीन भारत में पीछे जाते होंगे तो ईसा पूर्व में होती हैं कुछ तिथियां, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ होती हैं ईस्वी में, कुछ ईस्वी में। तो ईसा पूर्व का क्या तात्पर्य है? ईसा पूर्व का क्या तात्पर्य है, इसको जानेंगे। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह, जो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं, के जन्म से पहले का समय। इनका ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है, उनसे जो पहले का समय है, इसी को हम कहते हैं ईसा पूर्व। देखिए, ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक, इन्हीं के नाम से जो है ईसा पूर्व जो है नाम दिया गया। और इसे अंग्रेजी में बीसी बोलते हैं, बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट। और इसी प्रकार ईस्वी, फिर उसके बाद आ जाता है ईस्वी। तो ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी जो है लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डामिनी से बना है, और एडी का मतलब है, यानी ईस्वी से मतलब है, यानी एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म की बाद की तिथियों में हम ईस्वी या एडी का प्रयोग करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहते हैं 400 ईसा पूर्व, तो 400 ईसा पूर्व यही लिखा है, यानी इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। हाँ, तो ये आपने समझ लिया। अब अभिलेख थोड़ा बता दें। अभिलेख देखिए, पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। पत्थर होगा या तो कोई धातु होगी जिसकी सतह होगी कठोर, उसी पे जो है लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता था, उसी को अभिलेख कहते हैं। स्तूप क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला।
हाँ, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। प्रायः आपने देखा होगा सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रखे रहते हैं। एक जैसे टीला, और उसी में एक होती है जो जो है डिब्बा, और डिब्बे में जो महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या उनके द्वारा जो चीज़ें प्रयोग में, तो उन्हीं से संबंधित चीज़ें रखी होती हैं। अच्छा, पूरा स्थल क्या है? देखिए, पूरा स्थल उसे कहते हैं वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार आपको मिले, बर्तन मिले, इमारतों के जो अवशेष मिलते हैं, मतलब अवशेष मिले आपके, चाहे खिलौने हों, हथियार हों, औजार हों, बर्तन हो, तो उसी को हम कहते हैं पुरा स्थल। और जितने भी पुरा स्थल हैं, ठीक है, प्राय मतलब अधिकतर पुरा स्थल जल स्रोतों के किनारे ही पाए जाते हैं, जैसे नदी, तालाब। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता आप देखिए नदी किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता सिंध में, तो इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है साथियों, नमस्कार।